हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद चित्रलेखा में। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग यूपी के री एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग जीएस का कंबाइंड पेपर सॉल्व कर रहे थे, लेकिन पिछले 3 दिनों से हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग सब्जेक्ट वाइज टारगेट कर रहे हैं जीएस को। इससे पहले हम लोग 2 सेट पेपर कर चुके हैं हिंदी के, और आज हम लोग जनरल साइंस करने जा रहे हैं। हिंदी के हमने 40 क्वेश्चंस के 2 सेट पेपर सॉल्व किए हैं। इसी तरीके से हम लोग सब्जेक्ट वाइज टारगेट करेंगे जीएस को, 2-2 करके सेट पेपर करेंगे हम। पहले हिंदी हो गया, आज जनरल साइंस है। इसके बाद की क्लास में हम लोग एक जनरल साइंस का पेपर और करेंगे, फिर हिस्ट्री पे आएंगे, पॉलिटी पे आएंगे, ज्योग्राफी पे आएंगे, उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स को भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और करंट अफेयर्स की क्लासेस में भी हम लोग जाएंगे, 2-2 कर करके एक साथ सेट पेपर करेंगे, फिर हम इसको रिपीट करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये जो मैंने इनिशिएटिव लिया है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कोई राय है आप लोगों की तो वो भी मेरे साथ शेयर करिएगा। तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जनरल साइंस के क्वेश्चन है तो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पिछले एग्जाम्स में आए हुए ही क्वेश्चन हैं। चाहे आपका यूपीपी का एग्ज़ाम हो, यूपी SSS का कोई एग्ज़ाम होता है, या फिर इसके अलावा रेलवे और SSC के एग्ज़ाम्स के लिए भी ये सेट पेपर इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल कार बैटरी में उपयोग किया जाता है? देखिए, जो बैटरी में एसिड डाला जाता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जिसको हम H2SO4 लिखते हैं, ठीक है। यही बैटरीज में पड़ता है, तो कार बैटरी में जिस एसिड का प्रयोग किया जाता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस नलिका का चयन कीजिए जो मूत्र को मूत्राशय से शरीर के बाहर तक ले जाती है। तो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। जो यूरिन है, यूरिन को बाहर तक जो नलिका ले जाती है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 मूत्रमार्ग, ठीक है। मूत्रमार्ग ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स नियम द्वारा अष्टक वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अंतिम है? तो देखिए, न्यूलैंड ने जो नियम बनाया था वर्गीकरण का, अष्टक नियम, ठीक है, उसमें जो थोरियम है ये सबसे अंतिम तत्व है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, थोरियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी उंगली धारा को दिखाती है या विद्युत धारा को दिखाती है? तो फ्लेमिंग ने बाएं हाथ के अंगूठे का नियम दिया था, जिसमें कुछ इस तरीके से मान लीजिए ये हाथ का अंगूठा हो जाता है। मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ आप लोगों को। ये हाथ हो जाता है इस तरीके से, ये एक उंगली इधर को घूम जाएगी, ये जो आपकी आगे वाली उंगली होती है यहाँ पे घूम जाती है, और बीच वाली उंगली ये सीधी आती है, ठीक है, ऐसे करके सीधी आती है। तो अंगूठा जो है बल बताता है, और जो धारा है, धारा माध्यमिका, मतलब ये जो लंबी वाली उंगली होती है वो दिखाती है। तो माध्यमिका, इसमें ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, माध्यमिका। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या एक चिरकाली बीमारी नहीं है? चिरकाली बीमारी का मतलब जो बहुत दिनों तक नहीं रहती है, ठीक है। वो ऐसी कौन सी बीमारी है जो चिरकालिक नहीं है? जो बहुत ज़्यादा दिनों तक रहती हैं वो चिरकालिक होती हैं, जो कम दिनों तक रहती हैं मतलब अल्प समय में समाप्त हो जाती हैं, वे चिरकालिक नहीं होती हैं। तो सामान्य जुकाम और बुखार है, इसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है 1 हफ्ता तक होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सामान्य जुकाम और बुखार। अगला क्वेश्चन है, यौगिक का उपयोग शुष्क करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। तो किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, CaO इसका सूत्र होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा, इसे धावन सोडा भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, धावन सोडा। तो धावन सोडा का जो रासायनिक सूत्र है NaHCO3, ठीक है, NaHCO3। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, धावन सोडा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे क्षारीय मृदा धातु के रूप में जाना जाता है? तो क्षारीय मृदा धातु जो है ये मैग्नीशियम होता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्षारीय मृदा धातु मिट्टी में पाई जाती है, मैग्नीशियम, और ये जो है बेसिक नेचर की होती है, इसीलिए इसे क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, मैग्नीशियम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक तरफ तो आपको ये दे रखे हैं ग्रुप्स, जिसमें थैलोफाइट, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स दे रखे हैं, उनके आगे उनकी विशेषता दे रखी है। तो हमें बताना है इनमें से कौन कौन से जोड़े सही हैं, ठीक है। तो थैलोफाइट का क्या है, एक अच्छी तरीके से विभेदित शरीर नहीं होता है, ये बिल्कुल सही बात है। थैलोफाइट्स में जो है विभेदित शरीर नहीं होता है। ब्रायोफाइट
की विशेषता क्या बता रहे हैं, पानी के संचालन के लिए एक विशेष ऊतक होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये गलत ऑप्शन है। टेरिडोफाइट्स में ये बीज का उत्पादन नहीं करते हैं, बिना बीज के ही टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो उगते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही हैं। तो अब हम कूट देखेंगे कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है कूट, इसमें 3 ऑप्शन नंबर में 1 और 3 सही है, तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा 1 और 3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। आयोडीन का उपयोग करके थायराइड अवटु ग्रंथि भी इसको बोलते हैं, ग्रंथि द्वारा बनाए गए हार्मोन का नाम बताना है। तो ये जो हार्मोन्स दे रखे हैं, जो थायराइड ग्लैंड होती है ये थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है, आयोडीन का उपयोग करके थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है। और आयोडीन जो हम लोग सामान्य नमक खाते हैं, NaCl जिसको कहते हैं, जो खाने में हम लोग प्रयोग करते हैं, आयोडीन उसमें मिला हुआ रहता है। ज़्यादातर जो वेजिटेरियन डाइट होती है उसमें आयोडीन नहीं होता है, इसीलिए खाने के जो नमक में है आयोडीन मिलाई जाती है। ये भारत सरकार की तरफ से, फसाई की तरफ से रिकमेंडेशन किया गया था, तब से खाने के नमक में आयोडीन ऐड होने लगा। तो थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का निर्माण करती है, थायरॉक्सिन का। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है। तो जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं उनमें अंडाशय अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह पर हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है ऐसा। देखिए, हीलियम गैस जो होती है वो जल्दी ज्वलनशील नहीं होती है, इसलिए उड़ने वाले गुब्बारों में, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह पर हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। तो अदाह जो ऑप्शन नंबर 3 है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय दिक्सूचक में चुंबकीय सुई होती है जो सदैव दिशा में इंगित करती है। तो जो आपका ये होता है ना, चुंबकीय दिक्सूचक होता है, इसमें जो सुई होती है हमेशा उत्तर दक्षिण की तरफ रहती है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जब इसकी डायरेक्शन चेंज होती है कंपास की, तब ये सुइयाँ अपनी डायरेक्शन चेंज करती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट उत्तर दक्षिण में होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होता है। तो विटामिन डी जो है हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्पादित होता है। सूर्य की रोशनी में ये स्किन के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। तो एमाइलेज जो एंजाइम है ये स्टार्च के पाचन में मदद करता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या, नहीं क्वेश्चन फिर से पढ़ती हूँ, दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ गई, वो यहाँ पर है ही नहीं, आगे आएगा। किसी तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि उसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो उसकी परमाणु संख्या बतानी है। परमाणु संख्या मतलब परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो जो समस्थानिक होते हैं उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु भार अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे द्रव्यमान संख्या दे रखी है, नाभिक में न्यूट्रॉन्स दे रखे हैं, तो परमाणु संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम 298 में से 189 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये 18 में से 9 जाएंगे तो 9 बचेगा, यहाँ पे 8 के 8 0 हो जाएगा, 109। तो ये जो दे रखा है तत्व, उसका समस्थानिक की जो परमाणु संख्या है या परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 109 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जब द्रव्यमान संख्या में से न्यूट्रॉन्स माइनस कर देते हैं तो परमाणु क्रमांक निकल आता है। अगला क्वेश्चन है, 5 किलो के द्रव्यमान की एक वस्तु पर बल के आवेदन के कारण 4 सेकेंड में 12 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड तक आगे बढ़ जाती है। इस बल के परिमाण की गणना करनी है हमें। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। पहले द्रव्यमान नोट कर लेते हैं। m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 किलोग्राम हो गया ये। ठीक है, और t कितना हो जाएगा, t हो जाएगा 4 सेकेंड। और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड। ऐसे नोट कर लीजिए इसको। अच्छा, अब इसमें जो फॉर्मूला लगेगा ये हो गया v 8 मीटर पर सेकेंड, दोनों का डिफरेंस निकाला है, 20 में से 12 माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा। हम इसमें फॉर्मूला लगाने वाले हैं mv/t लगाएंगे। ठीक है, mv/t, तो mv/t लगाएंगे जब, तब ये m कितना दे रखा था आपको, 5 दे रखा था, v था आपका डिफरेंस 8 था, और बटे t 4
सेकेंड, ठीक है। तो ये 40/4 हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 न्यूटन, ठीक है। तो बल के परिमाण की जो गणना है ये 10 न्यूटन हो जाएगी, मतलब 10 न्यूटन का बल इस पर आरोपित होगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन टेकोफोरल है? तो टेकोफोरल जिस विटामिन का नाम है उसका नाम है विटामिन ई। विटामिन ई का जो साइंटिफिक नेम है उसे टेकोफेरॉल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष समय की इकाई होती है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राशि में विमाएं नहीं होती हैं? तो देखिए सापेक्ष पारगम्यता जो है ये अनुपात होता है, इसलिए इसमें विमाएं नहीं होंगी। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सापेक्ष पारगम्यता। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु ऊतक नहीं है? तो उपकला ऊतक, पेशी ऊतक और संयोजी ऊतक, ये तीनों प्रकार के ऊतक जंतुओं में पाए जाते हैं। लेकिन जो पैरेनकाइमा होता है, पैरेनकाइमा ऊतक जंतु में नहीं पाया जाता है, मनुष्य में पाया जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पैरेनकाइमा होता क्या है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। ये उनके बीच के बड़े केंद्रीय राजधानी और अंतर कोशिकीय स्थानों के बीच बहुभुज कोशिकाएं होती हैं। पैरेनकाइमी कोशिकाएं सतही मज्जा और ऊतक बनाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। इसमें हरित लवक शामिल होता है, इसलिए इसे क्लैरेनकाइमा कहा जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद करता है, ठीक है। तो जो पैरेनकाइमा है, ऊपर मैंने बताया जंतुओं में नहीं पाया जाता है, दैट मीन्स उनमें मनुष्य भी आ जाते हैं। पैरेनकाइमा जो है पौधों में पाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ऊपर इसको करेक्ट भी कर लीजिएगा कि पैरेनकाइमा पौधों में पाया जाता है, जंतुओं और मनुष्यों में नहीं पाया जाता है। हरित लवक होता है इसमें और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी मदद करता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा और आगे की चीज़ें इसको पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, शरीर के सबसे मजबूत मांसपेशी कौन होती है? तो शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी जो होती है ये जबड़ा होती है। जो मनुष्य का जबड़ा होता है ये सबसे मजबूत होता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रुधिर वाहिकाओं में रुधिर के स्कंदन को इसके द्वारा रोका जाता है। तो हेपरिन एक होता है, इसके द्वारा हेपरिन के द्वारा रोका जाता है रुधिर के स्कंदन को जमने को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोशिकाओं को किसी विलयन में रखा जाता है और शुद्ध परिमाण के रूप में कोशिका फूल जाती है तो विलयन किस प्रकार का होता है? तो जब किसी कोशिका को विलयन में रखा जाता है और कोशिका फूल जाती है तो वो जो विलयन होता है अल्प पराशरी विलयन होता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अल्प पराशरी विलयन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धमनी या शिरा में अवरोध आ जाने पर दिल का दौरा अर्थात हार्ट अटैक पड़ता है? तो जब कोरोनरी जो धमनियां होती हैं उनमें अवरोध आ जाता है किसी तरीके का तो उस स्थिति में क्या हो जाता है? हार्ट अटैक होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, कोरोनरी धमनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव कर्ण मतलब जो इंसान का कान होता है कि वे भाग कौन से हैं जो ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतकों में परिवर्तित करता है? तो क्लोकिया जो होता है, कोक्लिया जिसे हम लोग हिंदी में कर्णावर्त कहते हैं, कर्णावर्त, कोक्लिया, ये ध्वनि के जो कंपन होते हैं उनको विद्युत संकेतकों में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कर्णावर्त, जिसे ही कोक्लिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों के कामकाज को नियंत्रित करती है? तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ग्रंथियों की ग्रंथि, वो कौन सी होती है? तो आप लोगों ने सुना होगा पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के कामकाज को यही ग्रंथि नियंत्रित करती है। तो ऑप्शन नंबर 4 पीयूष ग्रंथि हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रसायन को विटामिन सी के रूप में जाना जाता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड का जो साइंटिफिक नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड का जो नाम है, कॉमन नेम विटामिन सी है। विटामिन सी का ही साइंटिफिक नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस युग्म के समान एसआई मात्रक हैं? ठीक है, तो कार्य और ऊर्जा जूल इनका मात्रक है समान एसआई मात्रक। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, कैमरा इमेज रेजोल्यूशन को मापने के लिए कौन सी इकाई उपयोग होती है? तो आप लोगों को पता ही होगा, जो
फ़ोन होते हैं उनके जो कैमरे होते हैं, आप लोग देखो ना मेगापिक्सल, कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा, रियर कैमरा कितने मेगापिक्सल का है। मेगापिक्सल जो होती है इमेज रेजोल्यूशन को मापने की इकाई होती है कैमरे में। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 मीटर पर सेकेंड के त्वरण के कारण एक निश्चित अवधि में एक वस्तु का वेग 10 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ जाता है। इस अवधि में वस्तु का विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो जो वस्तु है उसका विस्थापन बताना है, मतलब हमें डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। अब देख लेते हैं। तो 4 मीटर पर सेकेंड क्या है, इसका त्वरण है, ठीक है। अब यहाँ पे गति के समीकरण लगेंगे, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? गति के 3 समीकरण होते हैं। एक तो v = ut होता है, जिसमें v क्या होता है, वेग होता है, a गति के तहत निकाय द्वारा तय की गई दूरी होती है, डिस्टेंस, ठीक है। और प्रारंभिक वेग क्या होता है, s होता है। तो ये गति के समीकरण हो रखे हैं आपके। और t जहाँ पर क्या है, समय है, निकाय के द्वारा लिया गया समय। तो v² = u² + 2as, ये वाला समीकरण हम लेंगे। और फिर क्या करेंगे, अब v = कितना है, जो हमारा फाइनल वेग है कितना था, v = कितना हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ऊपर हमने देखा था प्रारंभिक चाल कितनी थी, 10 मीटर प्रति सेकेंड थी। और a ये था 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब त्वरण, ठीक है। ये त्वरण हो गया। और t कितना था, t था आपका 4 था। तो v² = u² + 2as, इस समीकरण में हम क्या रखेंगे, वैल्यू रख देंगे। तो अब यहाँ पे हमने रख दी वैल्यू। यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे 2as की वैल्यू निकालने के लिए इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व कर लिया गया है। 2as को दूसरी तरफ ले आए हैं और v² को दूसरी तरफ ले गए हैं। तो ये 2as = v² - u² हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे 2 हो गया, 2 तो वैल्यू पहले से थी, a हमने 4 ऊपर देखा था। और s कितना रखा है, यहाँ पे s की वैल्यू आपको निकालनी है, s को ऐसे ही रखेंगे। v² ऊपर कितना था, उसको एक बार चेक कर लेते हैं। v था 300, ठीक है, 300 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे 900 हो गया। और ये 10 था तो 100 हो गया। अब यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो गई, 4 दूनी 8 s हो गया। और ये 900 में से 100 माइनस हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब ये 800 ऐसे कट गया तो 100 मीटर हो गया। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 100 मीटर, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है ये 100 मीटर है। अगला क्वेश्चन है कूलाम की SI इकाई क्या है। तो जो SI इकाई है, कूलाम किसकी SI इकाई है, कुल मिला के ये बताना है। तो विद्युत आवेश की जो इकाई है या मात्रक है SI पद्धति में क्या होता है, कूलाम होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कूलाम किसका मात्रक है, विद्युत आवेश का। अच्छा, विद्युत धारा का पूछा जाए तो ये एम्पियर हो जाता है, A से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। परावर्तन के नियम के अनुसार हमें पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर या सरफेस पर गिरती है तो परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। ये दोनों कोण बराबर होते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक जल विद्युत पावर स्टेशन में अंततः कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो देखिए, पावर स्टेशन में, जल विद्युत पावर स्टेशन में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। लेकिन ये यांत्रिक ऊर्जा आती कहाँ से है, तो जल की स्थितिज और गतिज ऊर्जा मिलकर के जो यांत्रिक ऊर्जा बनाते हैं वो ही कन्वर्ट होती है विद्युत ऊर्जा में। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अब ये देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे दिया है, ये आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर लीजिएगा। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि यांत्रिक ऊर्जा वस्तु की स्थिति और गति से संबंधित होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सोनार को परिभाषित करता है। तो सोनार की जो फुल फॉर्म होती है ये होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। तो ध्वनि नेविगेशन और रेंजिंग इस सोनार की फुल फॉर्म हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हैलोजन। हैलोजन क्या है, तो देखिए हैलोजन ग्रुप होता है। हैलोजन ग्रुप में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 4 सदस्य होते हैं। तो हैलोजन ग्रुप का जो यहाँ इन चारों ऑप्शंस में है ये क्लोरीन
है, क्लोरीन दे रखा है, क्लोरीन हैलोजन ग्रुप का सदस्य होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? तो सबसे मीठी शर्करा फ्रैक्टोज होती है। फ्रैक्टोज प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली चीनी होती है और फ्रैक्टोज का जो मीठापन है वो सबसे ज़्यादा होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। ये मोनोसैकेराइड टाइप की चीनी होती है जिसमें जो चीनी का सबसे सरल रूप होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसको इकाइयों में नहीं तोड़ा जा सकता है। मोनोसैकेराइड के अन्य सामान्य उदाहरण ग्लूकोज और ग्लैक्टोज हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और फ्रैक्टोज का रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है? C6H12O6, ठीक है, C6H12O6, ये फ्रैक्टोज का सूत्र होता है, ठीक। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसे ही शुष्क बर्फ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2, ठोस CO2 या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? शुष्क बर्फ होती है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही से मेल नहीं खाता है? तो देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का बिल्कुल सही फॉर्मूला दे रखा है, MgOH का होल राइस। सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल को या नाइट्रिक एसिड को HNO3 कहते हैं, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड को NH4O नहीं कहते हैं, NH4OH होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही ऑप्शन है, ये सही तरीके से मेल नहीं खाता है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जो है जिप्सम के ऊष्मन के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण के ऊष्मन के द्वारा किया जाता है। किसके ऊष्मन के द्वारा? जिप्सम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने कुल 40 क्वेश्चन किए हैं जनरल साइंस के। आपका इसमें से क्या स्कोर रहा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगली क्लास में हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे साइंस को ही, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 2-2 करके सेट पेपर हम लोग टारगेट करेंगे। ऐसे एक हफ्ते में हम लोग ऑलमोस्ट जो भी GS के पार्ट हैं सबके सेट पेपर कर लेंगे और फिर वही स्टेप 1 से रिपीट करेंगे, हिंदी, उसके बाद फिर साइंस, फिर ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री, फिर पॉलिटी। इस तरीके से हम लोग रिपीटेटिव मोड में करेंगे अपनी आगे की क्लासेस को। आज की क्लास अगर आप लोगों को पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। क्लास पसंद आई है तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने पीयर ग्रुप्स में, स्टडी ग्रुप्स में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।